वेलकम बैक। चुनाव अड्डा बड़ा जनादेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी को हमने आते हुए देखा और उनकी बात भी हम सुनेंगे और यहाँ पर चर्चा लगातार जारी है। उस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और ये बड़ा दिन भी है और बड़ा मौका भी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में ये सारे चुनाव हुए भी और एक बड़ा चेहरा वो हमेशा हर चुनाव में रहते हैं, तो वो किस तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ब्रजेश जी, आप जैसा हम देख रहे हैं कि ये चुनाव रहा, अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ वो वहां के पिछले चुनाव में तो वो चेहरा नहीं थे, जब चुनाव हो गया उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, इस बार लेकिन वो थे, या बाकी राज्य भी। तो और प्रधानमंत्री मोदी तो कहीं भी चुनाव हो वो बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह डट के वहां जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो प्रधानमंत्री है तो वो वहां नहीं पहुंचेंगे या दूसरे कार्यों में मशरूफ है। वो वैसे ही हर राज्य के चुनाव में अपना योगदान देते हैं जैसे कि वो देश के काम को संभालते हैं। तो अभी जो बीजेपी का एक विनिंग फैक्टर है उसमें कितना डिलीवरी, लोकल फैक्टर, अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूं, वो काम करता है और कितना मोदी फैक्टर काम करता है? ब्रिजेश जी। देखिए विपिन, जहां तक बीजेपी के लिए इन दोनों फैक्टर्स की बात करें, लोकल फैक्टर्स के साथ साथ मोदी फैक्टर तो बीजेपी के लिए प्रीमियम है। देखिए नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनके नाम पर वोट प्लस होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के प्रति ट्रस्ट जो है वह जो है लोगों का लगातार बढ़ा है, घटा नहीं है। आप तमाम सर्वे एक के बाद एक जो होते हैं आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जो है, इवन अगर ग्लोबल लीडर्स की भी बात करें तो कंपैरेटिवली जो है नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट जो है सो ज्यादा हासिल है लोगों का। तो वह तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोदी नाम जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि वह एक डिलीवरी का नाम है जो कि इंश्योर करता है कि लोगों तक उनके हक की चीज पहुंचे। और ये उन्होंने एक लंबे चौड़े ट्रैक रिकॉर्ड के बाद हासिल किया। आप ध्यान रखें कि उनके गवर्नेंस में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा समय से वो जनप्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने इस दौरान तमाम पोजीशन, चाहे चीफ मिनिस्टर के तौर पर गुजरात में पहले या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 से डिलीवर किया है। तो वह एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मोदी के प्रति लोगों का भरोसा है कि यह आदमी डिलीवर कर सकता है, करता है और करता रहेगा। जहां तक लोकल फैक्टर्स की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में योगी का पिछले 5 साल का कार्यकाल अगर देखें मुख्यमंत्री के तौर पर, तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर देना। उत्तर प्रदेश में हर आदमी चैन की सांस लेता रहा है। पिछले 5 वर्षों में कभी लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर किसी को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। और उसके बाद से योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, यह योगी ने इंश्योर किया। यही नहीं, आप देखें कोविड के समय में उत्तर प्रदेश, जो कि आप कहने को एक राज्य है लेकिन यूरोप के कई सारे देशों से भी बड़ा है, कई देशों को मिला दें तो जो है सो एक उत्तर प्रदेश बनता है। तो वहां पर कोविड की भी जो हैंडलिंग थी वह जो है सो योगी ने बहुत अच्छे ढंग से की। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर, एक जो उनके प्रति ट्रस्ट है लोगों का, और दूसरा जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट जो थी उत्तर प्रदेश में, उसकी डिलीवरी, इन सब ने जो है सो मिलजुल कर जो है सो बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम किया उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ एक बड़ी बात विपिन जो हमें याद रखनी होगी कि इंडियन पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का जमाना गया। आप अगर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये 24/7 पॉलिटिशियन है। ये कभी किसी छुट्टी पर नहीं जाते, कभी किसी हॉलिडे पे देश या विदेश में नहीं घूमते। यह जो है सो 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, गवर्नेंस पे ध्यान देते हैं और देश में लोग इसकी नोटिस लेते हैं। यह चीज हमें पॉलिटिकल एनालिसिस करते समय बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। जो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, सीजन आया इलेक्शन का, मैदान में कूद पड़े, उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। यह बहुत क्लियर हो चुकी है बात। ब्रजेश जी आप सही कह रहे हैं, इस बात को तो डिस्कस करना ही चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इससे दिखता है कि आपका कमिटमेंट क्या है और उसी पे चर्चा होती है। लेकिन खैर भारत में इस पे लोग कम बात करते हैं, लोगों को लगता है छुट्टी लेना बहुत अच्छी बात है। एनीवे खैर वो पर्सनल चॉइस में उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अमिताभ जी, 2024 के लिए इस 5 राज्यों के नतीजों से कोई पॉइंट्स मिलते हैं क्या आपको? देखिए पॉइंट्स तो मिलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो 80 सीटें लोकसभा में, यानी 20% तो नहीं, लगभग 16% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है। और अगर यहाँ पे अगले 2 साल में योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार और जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करी हैं, अगर उनमें
डिलीवरी करने में सफल होते हैं तो फिर से जो 64 सीटें आई हैं भाजपा की 2019 में, उसको मेंटेन करने में इजी रहेगा। क्योंकि हुआ ये है कि भाजपा ने ना सिर्फ अपना वोट शेयर मेंटेन किया है बट उसको एक्सटेंड किया है। इसका मतलब है कि भाजपा ने वहां पे और भी जातियों को अट्रैक्ट किया है, खास करके जाटव और नॉन जाटव प्लस नॉन यादव ओबीसी प्लस इवन अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इंक्लूडिंग वुमेन। तो जिस तरह से सोशल कोएलिशन भाजपा का वहां पे बनता जा रहा है, कंबाइंड विद डिलीवरी ऑफ द प्रोमिसेस, उस तरह से धीरे धीरे ये काफी एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ा है वो कोई परमानेंट शिफ्ट नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी का जो 10% वोट शेयर बढ़ा है उसमें से 7%, 8% तो सिर्फ माइनॉरिटी और यादव कंसोलिडेशन की वजह से बढ़ गया है। दूसरी पार्टियों का वोट, बसपा और कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा है। ये वोट जो है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के पाले से भी छिटक सकता है 2024 के लोकसभा में या 2027 के विधानसभा में, अगर समाजवादी पार्टी एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का रोल वहां पे प्ले नहीं करती है। क्योंकि ये जो वोट शेयर है ये कोई इनके सोशल कोएलिशन को एक्सटेंड करने की वजह से नहीं मिल रहा है। जाटों का एक आध परसेंट बढ़ा होगा और राजभर का भी शायद एक आध परसेंट बढ़ा होगा। अपना दल के जो फैक्शन से इन्होंने अलायंस किया उसको तो एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये भी सिर्फ एक नैरेटिव बन गया कि ये बाइपोलर इलेक्शन है, उसको थैंक करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। नहीं तो पिछले बार जैसा परफॉर्मेंस भी हो सकता था अगर बहुजन समाज पार्टी अपना वोट शेयर मेंटेन कर लेती। तो ये मीडिया नैरेटिव की वजह से बहुत सारा वोट उन्होंने वहां से ले तो लिया है पर ये वापस भी जा सकता है। और फिर से अगर वोट स्प्लिट होगा तो ऑटोमेटिक 2024 में भाजपा को इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है सतीश जी, जीतने वालों की तो बहुत हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हारे हैं और खासतौर पे कांग्रेस, जिस तरह की स्थिति हुई है इस पार्टी की, चाहे आप पंजाब में देखें या बाकी राज्यों में भी, क्या लगता है कि एक पूरी तरह से हाशिए पे जाने वाली बात है या कहीं कोई बाउंस बैक आता देखते हैं कभी आगे, या फिर वो एक किस्मत की बात होगी, आ गया तो आ गया। लेकिन फिलहाल पार्टी में ना कोई ऐसी बात दिखती है, ना उसके नेतृत्व में ऐसा कुछ है कि कोई कोशिश नजर आती है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो आम आदमी पार्टी होगी, और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी रोए थोड़े खड़े होंगे। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, कांग्रेस का मैंने पहले ही कहा कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सुसाइड के महारथी हैं। तो अब ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने एक प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर किया, ठीक है, उसकी चर्चा भी हुई, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन वो अपनी एक पहचान बनाने तक थी और वो पहचान बनी भी है। तो ये मैं नहीं कहूंगा। तो अब ये एक चीज है कि उनको अब चौतरफा जो है ऑपोजिशन में ही अब 4-5 हो गए उनको हाउंड करने वाले, उनके ऊपर झपट्टा मारने वाले। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी तो अब मेरे ख्याल से तो चाहेगी कि थोड़ा कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि उसको इजी होगा। मैं एक बात और कहना चाहता था कि कांग्रेस के लिए देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि पूरी तरह से खात्मे के बाद भी आप एक कोई चीज कहीं से खड़ी हो जाती है। यू नेवर नो। अगर ऐसा ही नहीं होता तो आप समाजवादी पार्टी 47 सीट पे थी और लगभग जो अभी आप कुछ बता रहे थे कि शायद उनका शायद 36% वोट हो गया, जो शायद पिछले बार 20-21% था, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूं। तो मैं जो पहले बात कह रहा था कि रीऑर्गेनाइज करने से चीजें भी कुछ बनती है। और दूसरा कि अखिलेश मुझे लगता है चेसबोर्ड पर बात बहुत ज्यादा खाए हैं, लेजीनेस से खाए हैं और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस से खाए हैं। जनता उनको वोट देना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि जनता नाराज थी, उसमें महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन अगर तरीके से उसको भुनाने वाला फिर वो अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी होता है जो भुना लेता है। और कांग्रेस क्या है, जैसे उत्तराखंड में भी या फिर गोवा में कहें, दोनों में उनके वोटिंग परसेंटेज को आप देखिए तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यह है कि नेतृत्व होती है, नीतियां होती हैं, प्रोपोजिशंस होते हैं, उस तरह से फैलाना होता है। और इस चीज का मुझे जरूर बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खात्मे की ओर है, मैं मान सकता हूं, लेकिन एक नया प्रयोग मुझे बेकार ही सही, असफल ही सही, लेकिन एक नया प्रयोग बहुत लंबे समय बाद
जो है मुझे पंजाब में भी दिखी, और मुझे उससे ज्यादा मैं कहूँगा, पंजाब तो छोड़ दीजिए, वो सिंबॉलिक भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक चर्चा तो लड़की हूं करके कुछ तो किया, ये है। तो लगता है वो स्टंट था, वो चर्चा उनको पंजाब में भी करनी चाहिए थी, जहां शायद कुछ फायदा होता है। यूपी में तो खाली वो टाइम पास लग रहा था मुझे। अच्छा, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस समय संबोधित करें, आइए थोड़ा उनको भी सुनते हैं। चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने ये भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी, वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, वोट का आधार मानता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और सशक्तिकरण का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है।
मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो हम जानते हैं 5 साल पहले वहां भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, आतंकवादी दंडनाते थे, उनको नेताओं का संरक्षण मिलता था। लेकिन योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वहां पर भय मुक्त समाज और भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी मैं नतीजे देख रहा था, हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। जो माफिया राज दंडनाते थे वो आज जेलों में बंद है। जो लोग भय का वातावरण बनाते थे वो आज खुद भयभीत हैं। यह परिस्थिति आज योगी जी ने की है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए और उनका भी हम धन्यवाद करें। अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो और काम करो, पूर्व को संभालो और मुख्य धारा में शामिल करो। 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में आपका प्रवास हुआ है और आपने उनके दर्द को समझा है और उनको राहत दिलाई है और मुख्य धारा में उनको लाए। यही नॉर्थ ईस्ट बंद, ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था, आज शांति और विकास के लिए जाना जाता है। और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं। पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई। मित्रों, अगर ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे हैं, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है। जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है। इस बात को भी हमको याद रखना है। आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आपकी जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति को मैं सलाम करता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति के साथ, पार्टी के साथ खड़े होकर के कार्य को करने की मैं साधुवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और भारत को मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी बनाना है। इस काम को, इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने मिला। गरीब, शोषित, वंचित के लगातार उत्थान करने वाले उनके मसीहा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं